हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जैन इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड उदयपुर आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस एंड दीज परम्यूटेशंस आर लिस्टेड इन डिक्शनरी ऑर्डर, देन द रैंक ऑफ वर्ड उदयपुर। बोला गया है कि ये जो वर्ड है, अगर इनसे बनने वाले सारे वर्ड्स, ध्यान रखना, सारे वर्ड्स, अब वो चाहे उनका मीनिंग निकले चाहे मीनिंग ना निकले, अगर उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दे तो इस वर्ड की रैंक क्या होगी। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वर्ड निकालते हैं। तो फर्स्ट वर्ड अगर देखें तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में डी, और देन पी आर, पी आर, एंड दो बार यू है, एंड देन वाई। ये इसका पहला वर्ड है, डिक्शनरी में ये पहला वर्ड बनेगा। लेकिन हमें उदयपुर, है ना, उदयपुर की रैंक निकालनी है। तो ये हमारा टारगेट वर्ड है उदयपुर। तो देखो यहाँ पर अगर ए से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड बनाए, देखो 3 और 3 6, है ना, इन 6 को अगर अरेंज कर दें तो ए से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो हमें मिलेंगे। तो ये कितने होंगे, देखो एक तरह से अरेंज करोगे तो 6 फैक्टोरियल, और दो सेम है सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर डी से शुरू होंगे तो सारे जो हमारे पास वर्ड होंगे वो उदयपुर से पहले ही बनेंगे। तो ये कितने बनेंगे, अगेन आई विल से, अगर डी से शुरू करता हूँ तो ए पी आर यू यू वाई को अरेंज करना है। तो 6 अपने पास लेटर्स है एंड दो उनमें सेम है, यू एंड यू। इसी तरह से अगर मैं पी से शुरू करूँ तो भी क्या होंगे, ये पहले ही आएंगे। तो ये बनेंगे अगेन वही 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर मैं आर से शुरू करता हूँ तो ये भी क्या होंगे, पहले ही बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर यू से शुरू करें तो सारे तो नहीं होंगे, सारे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यू से शुरू होने वाले सारे तो इससे पहले नहीं आएंगे, लेकिन यू ए से अगर शुरू करें, यू ए से शुरू करें तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पहले आएंगे, है ना। यू ए से शुरू होंगे तो 3 और 2, इन 5 को अरेंज करना है तो ये बनेंगे 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे बढ़ते अपन कि यू तो चलो ठीक है, फिक्स है पहले प्लेस में। मैं सेकंड को वेरी कर रहा हूँ, पहले मैंने ए लिया, अब मैं यहाँ पे डी लेता हूँ, ठीक है। अगर डी लेता हूँ, अगेन यू विल से कि हम यहाँ पे शुरुआत की 2 लेटर से जज नहीं कर सकते, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 30 लेटर की। अब देखो यहाँ पे मैं यू और डी को फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं तीसरे लेटर को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बोलोगे अगर हाँ ए से शुरू करें तो हमारे पास अगेन हम जज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी क्या है, थर्ड लेटर ए ही है। तो हम शुरुआत के 3 इन लेटर से जज नहीं कर पा रहे, तो हम चौथे लेटर की हेल्प लेंगे। तो मैं यहाँ पे यू डी ए को फिक्स कर रहा हूँ। तो चौथा लेटर शुरुआत में क्या हो सकता है, पी हो सकता है ना, देन आर यू वाई। तो देखो यू डी ए, अगर मैं पी से शुरू करूँ तो हमारे पास कितने बनेंगे, एक तरह से 3 फैक्टोरियल। इस तरह से यू डी ए और आर से शुरू करें तो अगेन कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। यू डी ए, यू से शुरू करें तो ये भी कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो यू डी ए वाई, अगर यहाँ से शुरू करें तो हम जज नहीं कर सकते कि कौन कौन से जो वर्ड है वो इससे पहले आएंगे, तो हम हेल्प लेंगे 5th लेटर की, ठीक है। तो ये जो उदय में यूज्ड हुई जो लेटर्स है उनको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो लेटर है वो क्या हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है या यू हो सकता है। अगर शुरुआत में पी ले, अगेन हम जज नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पे पी से शुरू होने वाले कौन कौन से होंगे, या तो आर यू होगा या फिर यू आर होगा। तो हमें ये वाला वर्ड चाहिए, उदयपुर, ओके। तो देखो यहाँ पे इसकी रैंक क्या होगी, ये एक वर्ड ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये अपने पास इन दोनों में से फर्स्ट ये होगा आर यू एंड देन यू आर, और हमारी रिक्वायरमेंट यही है। तो देखो यहाँ पर इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इन सबको ऐड कर दो आप। रैंक बनेगी ये बनेगा 720/2, 360। और ये कितनी बार बन रहा है, 1 2 3 4 बार। इसके बाद में 5 फैक्टोरियल है यानी 120, 3 फैक्टोरियल इन 6, 3 बार बनेगा, और ये बन गया 2। तो ये बन गया 20 120 140, और ये 144 और 0।
तो 140 अगर ऐड करूँगा तो ये बनेगा 1580। इसकी जो रैंक है वो आनी चाहिए 1580 आनी चाहिए। तो बेटा ये रैंक वाला सवाल है और ये फैमिलियर सवाल है ना, तो इजी प्रॉब्लम है ये। इसके बाद देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच 40 की पावर n डिवाइड 60 फैक्टोरियल। ये सवाल है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, है ना, इन n फैक्टोरियल। हालांकि यहाँ पे जो 40 है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन बना किससे है, प्राइम से बना है। क्योंकि 40 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 8 इंटू 5 यानी 2 का क्यूब इंटू 5 और पावर n। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये इसको डिवाइड करता है तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि भाई 5 और 2 का जो एक्सपोनेंट है इसमें कितना बन रहा है। तो हम इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, 60 को बार बार 2 से डिवाइड करते रहो और जो भी इंटीग्रल पार्ट आता है उसको नोट करो एंड लास्ट में एडिशन। तो देखो ये बनेगा 30 फिर 15 7 3 एंड 1। तो ये आएगा 10 30 40 और 55 और 56। तो ये हमारे पास एक तरह से 30 40 और 50 है 56, है ना। तो 2 की पावर बनेगी 56। इसी तरह से एक्सपोनेंट ऑफ 3 की बात करें तो ये बनेगा 3 से बार बार डिवाइड करो तो 20 और या 6 एंड देन 2। तो ये बनेगा एक तरह से 28। तो हमें ये पता है कि इसके अंदर अगर देखें तो 2 की पावर बनेगी 56 और 3 की पावर बनेगी 28 बनेगी, है ना। लेकिन हमें 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 5 चाहिए था ना, तो 5 हमको निकालना था। तो देखो यहाँ पे 5 की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 अगर चाहिए आपको तो 5 से डिवाइड करते रहो तो 12 एंड देन 5 से करेंगे तो 2, तो ये आएगा 14। तो 5 की जो पावर है वो 14 आएगी। तो हमें ये पूछा है कि 5 इंटू 8 की पावर कितनी हो सकती है। तो आप देखो यहाँ से अगर मैं 5 इंटू 8 बनाना चाहूँ, जैसे 2 का क्यूब बनाना चाहूँ, तो उसके लिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल बनना चाहिए और यहाँ 3 का मल्टीपल कितना बन सकता है ना, 18, है ना, 18, ताकि 54 में बने ना। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 54 बनाएंगे तो 2 क्यूब की पावर 18 यानी 8 की पावर यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये 5 की पावर 14। तो देखो यहाँ पे ये 5 इंटू 8 की पावर है ना, तो 5 इंटू 8 की पावर आप देख सकते हो मैक्सिमम कितना बन सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे 14 ही बन सकता है। 5 इंटू 8 की पावर मैक्सिमम कितनी बन सकती है, 14 बन सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये जो सवाल है एक तरह से इंस्पायर्ड है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम से ही, और ऐसे सवाल आप क्लास नोट्स में देखते हो। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगेन आई विल से दिस इज इजी क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको जेड दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 प्लस आइटा, 1 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस 3 आइटा अप टू 1 प्लस एन आइटा, और इसमें मॉड जेड का स्क्वायर ही हो गया, ये रखा है 44200। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस मॉड जेड स्क्वायर की बात करूँ, है ना, जेड स्क्वायर का मॉड या फिर मॉड जेड का स्क्वायर एक ही बात है, तो ये कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, है ना, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अगर और भी होता जैसे 1 प्लस 4 आइटा, 1 प्लस 5 आइटा ऐसे, तो ये कितना आता है फिर 17 आता, यहाँ पे 26 आता, इस तरह से चलता रहता, ठीक है, इस तरह से चलता रहता। लेकिन हमें ध्यान रखना कि हमारा आंसर सिर्फ इतना आना चाहिए, 44,200। तो हम देखते हैं कहाँ तक ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ 5 इंटू 2 10 और ये भी 10, तो यहाँ पे मिल गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया। हम चाहते हैं सिर्फ 442, 442 होपफुली इन दोनों से बन जाना चाहिए, है ना, इन दोनों से बन जाना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो आप, है ना। तो ये कितना आएगा भाई, एक तरह से 442 ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 442 आ रहा है। तो एक तरह से आप 5 जो टर्म्स ले रही हैं उनका प्रोडक्ट ही ऐसा बन रहा है। तो एक तरह से ये जो एन है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगेन आई विल से ये भी कैसा है, आसान क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आसान थे, करने लायक थे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो बताओ कि 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 क्या होगा। सवाल
लिमिट का है। और सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट चेक करना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है। तो देखो यहाँ पे t अगर x को टेंड करता है तो ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। और जब भी 0/0 का फॉर्मेट आए तो आप LH रूल लगा दीजिए, लॉपिटल रूल लगा दीजिए। तो ये क्या बनेगा, एक तरह से ये बनेगा एक तरह से t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2t और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश टी, और यहाँ पर -1, और लिमिट क्या है t टेंडिंग टू x। अब देखो यहाँ पे t टेंडिंग टू x रखोगे, अब यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं रहेगी क्योंकि नीचे फाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पे आप x रख दो, तो 2x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, और अपॉन में माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा। ऐसा बन गया। अब देखो ये चीज़ बनी क्या, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं y मानता हूँ तो ये है -2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरफ से ये मामला क्या बन रहा है, यहाँ पे y की पावर 1 दिख रहा है dy बाई डी एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा -2/x इंटू वाई, है ना। ये y की पावर 1 है, y डैश नहीं है, और यहाँ पर 3/x स्क्वायर ऐसा बनेगा। तो ये क्या है p है, ये फंक्शन क्या है q है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या बनेगा e की पावर p dx, तो p और dx, तो e की पावर -2 ln x, ठीक है। तो ये आएगा e की पावर ln x की पावर -2, सो दिस इज 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस फंक्शन। तो ये क्या है 3/x स्क्वायर और dx, ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद में देखो आप, ये बन रहा है y/x स्क्वायर और ये 3/x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। तो ये मामला क्या बनेगा, ये -1/x क्यूब है ना, -1/x क्यूब प्लस कांस्टेंट, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू है ना कंडीशन दे रखी है कि x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी 3 के बराबर, ठीक है। और इसके अलावा हमें अब चाहिए 2 टाइम्स f(2), तो ध्यान देखना 2 टाइम्स f(2), है ना। तो हमें x बराबर 2 पे y की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान देखना x बराबर 2 अगर रखूँगा तो ये मामला कितना भाई, ये है 3 और 2 पे -1/8, और ये 2 है तो ये इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मामला कितना बनेगा 2 टाइम्स 4 × 12 और -1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 - 1 यानी 23, इसका आंसर आना चाहिए। अगेन ये सवाल भी कैसा है भाई, इजी सवाल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपने देखे होंगे और खतरनाक कुछ है ही नहीं, ऐसा चौंकाने वाला कुछ है ही नहीं आपके पास। इसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, सवाल है कि अगर पी एच कोमा के एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। वो वेरिएबल पॉइंट चाहे तो अपन मान सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन रीड कर लो। अब देखो ये एक पॉइंट बना दिया अगेन, इस वेरिएबल पॉइंट से ये वेरिएबल पॉइंट बनाया और बोला कि हमेशा एक एलिप्स पे रहेगा, और एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी है वो अगर ई है, तो बताओ ये 5/e² क्या होगा। तो बेसिकली हमें एच कोमा के का लोकस पता है, सर्कल है, तो इसका लोकस चाहिए, है ना, वो एलिप्स आएगा, है ना। तो एक बार लोकस निकाल लेते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो 2h+1 को मैं थोड़ी देर के लिए x मान रहा हूँ, है ना, और 3k+3 को y मान रहा हूँ। हमें x और y में रिलेशन चाहिए, इसलिए h, k को हटाना जरूरी है, और h, k तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ध्यान देखो यहाँ से h की जो वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी x - 1/2, यहाँ रख दो, है ना, x - 1/2 का स्क्वायर। अच्छा k इसको सेटिस्फाई करें तो k स्क्वायर, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी y - 3/3, y - 3/3 का स्क्वायर बराबर 4। तो ये एक तरह से ये क्या बन गया भाई,
ये तो एलिप्स की इक्वेशन बन गई। और ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है बल्कि शिफ्टेड एलिप्स है। आप देख सकते हो सेंटर इसका होगा 1,3। अच्छा नीचे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है एक तरह से 9। एक तरह से ये जो एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, मतलब इसका मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे नहीं बल्कि वाई एक्सिस पे आएगा। तो इसके लिए अगर मैं ई की बात करूं तो ई क्या होगा रूट ऑफ, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं बल्कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 माइनस 4/9 यानी रूट ऑफ 5/9। हमें पूछा है कि 5 अपॉन ई स्क्वायर क्या होगा, तो 5 अपॉन ई स्क्वायर, तो ये बनेगा 5/9। तो ये आंसर आना चाहिए एक तरह से 9 के इक्वल। अगेन नॉट सरप्राइजिंग, इजी क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने लायक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट मिरर इमेज ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y इन द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इज दिस कर्व, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। देखो हमें किसी कर्व का इमेज निकालना है, पॉइंट का इमेज निकालना हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे अगर देखिए ये अगर ये कर्व आ भी रहा है तो ऑफ कोर्स ये भी क्या है एक वेरिएबल पॉइंट का पाथ ही है। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, उसका इमेज लेंगे, है ना, और उस इमेज का लोकस क्या होगा, है ना, तो वो क्या होगा उस इमेज का पाथ, यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ हमारा रिक्वायर्ड कर्व रहेगा। ठीक, तो अगर किसी भी कर्व का अगर किसी लाइन के अबाउट इमेज निकालना है तो आप इसे वेरिएबल पॉइंट मान लो, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लो, उसका इमेज लेना और वो जो पॉइंट आएगा ऑफ कोर्स वो कैसा आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगा, तो उसका लोकस निकालना वही अपना आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, जैसे वाई को आप मान लो टी स्क्वायर मान लो ना, वाई को टी स्क्वायर मानोगे तो एक्स की वैल्यू 2t, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से मान सकते हो, मेरे को जो आसान लगा उस हिसाब से कि भाई वाई को ऐसा मानो कि ये एक्स बिल्कुल सही सही आए विदाउट रूट आए। अब देखो मैं इसका इमेज ले रहा हूँ, इसका इमेज ले रहा हूँ किसमें वाई बराबर, या ढंग से लिख लो ऐसे ही एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसका इमेज लूंगा, लेट्स से इसका इमेज है एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और वाई, तो इमेज का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, तो ये होता है एक्स माइनस x1 अपॉन ए है एक्स का कोफिशिएंट बराबर वाई माइनस y1 अपॉन बी है वाई का कोफिशिएंट इक्वल्स टू -2 टाइम्स ए x1 बी y1 ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं इसमें पुट करता हूँ, तो 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गया काम से। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x माइनस 2t बराबर -2t खत्म, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से y की अगर बात करें, आप देख सकते हो ये माइनस इधर जाएगा प्लस बनेगा, तो ये बनेगा 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस टी स्क्वायर इससे उड़ जाएगा, तो ये बचेगा 2t और -1। तो ये है हमारे पास x और y, तो ये इसका इमेज है ना x और y। तो हमें x और y में रिलेशन चाहिए, हमारे पास पैरामीटर कौन है t, तो t को यहाँ पे एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ से मैं t की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दूंगा, तो हमारे पास जो लोकस है वो क्या आएगा, तो t की वैल्यू है y प्लस 1/2, मैं यहाँ रख रहा हूँ y प्लस 1/2, एक्स बराबर y प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं पर बिल्कुल y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में 1 को इधर लाओ पहले x माइनस 1 और अपॉन में 4 होगा वो इसको भेज दो, तो ऐसी इक्वेशन हमको मिलने वाली है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो y प्लस 1 का है ना होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स, तो b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। एक तरह से देखें तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 6 के बराबर होगा, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये सवाल पूछा है यहाँ पे इमेज ऑफ द कर्व विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। अगेन आई विल से दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और वो फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है, ये है f(x) बराबर e की पावर x प्लस 0 to 1 y प्लस x e की पावर x f ऑफ y dy, ऐसा हो गया।
तो हमें पूछा कि एफ ऑफ 0 प्लस ई क्या होगा। ई वही है 2.71 ऑलमोस्ट, है ना, रेशनल क्वांटिटी, एक तरह से बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो हमें फंक्शन चाहिए, है ना, देन वी विल फाइंड एफ ऑफ 0। अब देखो यहाँ पर अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन, ये 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन है और y के रेस्पेक्ट में, अच्छा ये x का फंक्शन आएगा। एक काम कर सकते हो आप, इनको सेपरेट कर दो, थोड़ा बढ़िया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए, इनफैक्ट इससे अच्छे क्वेश्चन है ना, ये तो फिर भी मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो किस तरह से ये बनेगा y इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई, और ये बनेगा x e की पावर x एफ ऑफ वाई डी वाई। तो 0 से 1 इंटीग्रेशन, 0 से 1। अब देखो y के रेस्पेक्ट में है तो ये मामला कांस्टेंट की तरह होगा, तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, और ये अपना फंक्शन fx। अब देखो हमें पता है ये जो क्वांटिटी है वो y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हो एंड देन y की जगह आप 0 रखते हो और 1 रखते हो, तो ये क्या बनेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, डेफिनेट क्वांटिटी। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये क्या है, a के बराबर है। इसी तरह से मैं इसको मान लेता हूँ ये क्या है, b के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, e की पावर x प्लस a प्लस x इंटू ई की पावर x और इंटू b, यानी b टाइम्स ये x e की पावर x हो जाएगा। अब देखो हमें a और b निकालना है, तो देखो a किसको माना था, a हमने माना था एक तरह से 0 से 1 y टाइम्स एफ ओ वाई डी वाई। तो देखो यहाँ से एफ ओ वाई क्या होगा, e की पावर y प्लस a प्लस b y e की पावर y और डी वाई। इसी तरह से अगर मैं b की बात करूं तो b क्या था, 0 से 1 एफ ओ वाई डी वाई। तो एफ ऑफ वाई है ना, एफ ऑफ वाई यही है e की पावर y प्लस a बी वाई e की पावर y, तो इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें चाहिए फंक्शन और इसके लिए चाहिए a और b, और हमें पता है a क्या है और b क्या है, तो हमें इस a और b पे काम करना है। तो देखो यहाँ पर तो अगर इसकी बात करें, इसको इंटीग्रेट करने की सोचे अपन, a की जो वैल्यू है 0 से 1 ये है y e की पावर y और प्लस ए वाई और बी वाई स्क्वायर e की पावर y एंड इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हो या फिर सक्सेसिव बाय पार्ट, है ना। और वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि एक तरह से इसका एक तरह से ये क्या बनेगा, y इंटू इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस माइनस इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। सक्सेसिव बाय पार्ट है ना, कैसे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज करना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, ऐसा चलता रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, आगे आप करोगे प्लस इसका डिफरेंशिएशन कोई मतलब नहीं है तो इसको रहने दो। इसी तरह से यहाँ पे एक तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए वाई स्क्वायर बाई 2। अब आते हैं बी टाइम्स, इसकी बात करते हैं, इसको भी अपन सक्सेसिव बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, आगे फिर से करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसमें अपन को 0 से 1 0 से 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये मामला बन रहा है, यहाँ पे e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, यहाँ पे a बाई 2 और b टाइम्स यहाँ e बनेगा माइनस 2 e की पावर y और प्लस 2, अच्छा e की पावर 1 हो जाएगा और ये बनेगा 2e, ठीक है, माइनस देखो ध्यान से, अब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, 0 पे ये खत्म हो जाएगा और 0 पुट करते e की पावर 0 1, लेकिन ये कितना है, -1। इसके बाद में अगर देखें 0 पे ये खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, और ये बनेगा कितना 0 पे एक तरह से आप देखो तो 2 बनेगा, 2b है ना, 2b ऐसा बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये ख़त्म, इनफैक्ट ये भी गया, और ये चीज़ हमारे पास कितनी बन रही है, देखो ये बन रही है a/2 प्लस बी और साथ में +1 और -2b। तो यहाँ पर a और b में रिलेशन आ रहा है ना, a और b में रिलेशन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, ये आ रहा है, इधर अगर भेजें तो a/2
और ये भी उधर भेज देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a/2 और b टाइम्स e-2 उधर जाएगा -b टाइम्स e-2 और इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा बन रहा है। एक रिलेशन तो ये बन गया a और b में। दूसरा रिलेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा रिलेशन, b की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है क्या होगी, e की पावर y का इंटीग्रेशन, a का इंटीग्रेशन और साथ में b टाइम्स y e की पावर y का इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा, एक तरह से y e की पावर y और माइनस e की पावर y और लिमिट वही है 0 से 1। तो देखो यहाँ पर 1 अगर रखता हूँ, तो क्या बनेगा, e प्लस a प्लस b टाइम्स e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 0 रखते हैं तो e की पावर 0, ये 0 प्लस b टाइम्स ये 0 और ये माइनस, ये बनेगा माइनस e की पावर 0। ठीक है, यानी एक तरह से ये -1 है। अब देखो ये बन क्या रहा है, e प्लस a प्लस ये खत्म है मामला, तो ये -1 और ये -1 इंटू बी माइनस बी और माइनस प्लस बी, ऐसा बनेगा बराबर b। ठीक है, तो b से ये b कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से e की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिलेगी। तो e की वैल्यू क्या मिल रही है, तो यहाँ से देखो एक तरह से सॉरी a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस e। तो ये एक काम की वैल्यू हमको मिल चुकी है a की। तो a की वैल्यू है 1 माइनस e, हमें चाहिए b की वैल्यू, ठीक है, तो b की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी, a/2 -1 अपॉन e-2, a/2 -1 और अपॉन में e-2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 माइनस e, तो 1 माइनस e/2 -1 अपॉन e-2, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 -1 माइनस e अपॉन 2 टाइम्स e-2। तो ये वैल्यू आएगी b की, ये b की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है अब हमें पता है, क्योंकि a पता है b पता है तो f(x) अच्छी तरह से पता है। हमें चाहिए f(0) प्लस e। तो देखो यहाँ पर f(0) की अगर बात करूँ, अब देखो यहाँ पर अपन ने कुछ कैलकुलेशन फालतू कर ली। कैसे, क्योंकि हमें f(0) अगर चाहिए तो f(0) के लिए तो क्या चाहिए, देखो f(0) के लिए हमें e की पावर 0 प्लस a और f(0) ये तो खत्म ही हो गया, तो b की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन करनी नहीं थी ना। तो हमें चाहिए सिर्फ 1 प्लस a चाहिए, और 1 प्लस a है ना, 1 प्लस a कितना होगा, ध्यान से देखो 1 प्लस a, तो 1 प्लस a की वैल्यू है 1 माइनस e है ना, तो ये आएगा 2 माइनस e आएगा, 2 माइनस e। और हमें क्या पूछा है, f(0) प्लस e, f(0) है 2 माइनस e, लेकिन इसमें e और ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 1। अब देखो इस सवाल का अगर लेवल देखें, सवाल का जो कॉन्सेप्ट है फेमिलियर होगा, क्योंकि PYQs में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन लेंदी है, कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, तो लेवल मॉडरेट है बट लेंदी है। आगे बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि 4 इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स हैं और A1 A2 A3 A4 ये कैसे है, AP में है, 4 नंबर AP में है और इनका कॉमन डिफरेंस दे रखा है L और चारों का एडिशन दे रखा है। इसका मतलब अपन 4 टर्म्स अगर ये मानना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मान सकते हैं। साथ में इनका प्रोडक्ट प्लस L की पावर 4 भी अपन को दे रखा है। तो हमें पूछा है कि ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस AP क्या होगा। अगेन फैमिलियर क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे सबसे पहले ये 4 टर्म माननी पड़ेंगी, तो आप मान सकते हो कुछ इस तरह से A प्लस डी, A माइनस डी और इसी तरह से A प्लस 3D और A माइनस 3D। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस L बोला है, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा 2D, तो 2D इक्वल्स टू L, ऐसा बोल सकते हो। इनका एडिशन आपको दे रखा है, तो देखो इनका एडिशन क्या होगा, इनका एडिशन होगा 4A, क्योंकि D सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, एक तरह से 12 के बराबर होगी। तो A 12 आ गया, तो हमें सारी जो टर्म्स है वो D की फॉर्मेट में पता है। लेकिन अभी एक रिलेशन और है, इसको भी यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबका प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आसान है, तो इनका प्रोडक्ट होगा A² माइनस 9D²
और इनका प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एल की पावर 4। एल को मैं लिखता हूँ 2d, है ना, तो 2d की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16, और यहाँ पे d की पावर 4 इक्वल्स टू 361। अब देखो ये कितना बन रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी ना, ए स्क्वायर है ना, अपन रख सकते हैं वैसे ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, या लास्ट में रख देंगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 यानी 12 की पावर 4, ठीक है, माइनस 9 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो माइनस 10 ए स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 9 डी की पावर 4 प्लस 16 25 डी की पावर 4 इक्वल्स टू 361। ऐसा हो गया। हमें यहाँ पे डी मिल जाएगा ना, डी मिल जाएगा, ए हमें पता ही है तो टर्म सारी पता चल जाएंगी। अब देखो इसमें आप चाहो तो अच्छा ये वैसे 361 19 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 19 कोई काम का नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ताकि हम इसको जो डेटा है वो छोटे हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। बट कोई नहीं, डी स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए आप वाई मान लो, तो देखो ये क्या बनेगा 25 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना बन रहा है एक तरह से 144 और 10 माइनस 1440 वाई बन जाएगा। और ये एक तरह से क्या हुआ भाई 144 का स्क्वायर है, 144 का स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है, तो लेफ्ट में क्या आएगा 144 का स्क्वायर और माइनस 19 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा एक तरह से 144 प्लस 19 है ना, और इंटू 144 प्लस 19, ठीक है, तो 144 माइनस 19 और 144 प्लस 19 है ना, तो ये क्या बनेगा एक तरह से 163 और साथ में 125, तो ये है 163 इंटू 125 इक्वल्स टू 0। अगर हो सकता है तो अब यहाँ पे कैंसिल आउट अपन कर सकते हैं, जैसे मैं 5 से अगर बढ़ाना चाहूँ इसको तो 5 और यहाँ पे 288 और ये 25 है ना। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कुछ हो सकता है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है पूरा, ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो है 163 इंटू 125, ध्यान देखो 163 इंटू 125, और ये 288 मेरे हिसाब से सेट हो रहा है ना, 288 बिल्कुल सेट हो रहा है। तो एक तरह से इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, इसको तोड़ सकता हूँ, तो अगर इसको तोड़ूंगा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 5 स्क्वायर यहाँ पर माइनस 125 वाई और माइनस 163 वाई और लास्ट में प्लस 163 इंटू 125 बराबर 0। तो जैसे ही माइनस 5 कॉमन लेंगे, सॉरी प्लस 5 यहाँ पे, जैसे अपन 5 कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 25 और यहाँ पे माइनस 163 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पे 25 था, ठीक है, तो ये बनेगा वाई माइनस 25 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, अच्छा यहाँ देखो वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 25, तो फैक्टर है वाई माइनस 25 और 5y माइनस 163 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 25 या फिर 163 अपॉन 5, दो वैल्यू है y की, यानी एक तरह से डी स्क्वायर की। तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 25 या फिर 163 अपॉन 5। सो डी की जो वैल्यू है वो होगी प्लस माइनस 5 है ना, या फिर प्लस माइनस रूट 163 अपॉन 5। लेकिन इसने एक चीज़ बोली है कि सारे जो हमारे पास डेटा हैं, टर्म्स हैं, वो कैसे हैं, इंटीग्रल है। इंटीग्रल है मतलब कॉमन डिफरेंस भी कैसा होगा, इंटीग्रल, यानी 2D कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल। लेकिन यहाँ से तो कैसे आएगा, इरेशनल, तो ये तो वैलिड नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम डी की वैल्यू बोल सकते हैं या तो 5 या -5, ठीक है, डी की वैल्यू 5 या -5। देखो इससे कोई खास नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, डी की वैल्यू 5 होगी तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगी और -5 होगी तो ये कैसी होगी, डिक्रीजिंग एपी होगी, टर्म्स वही रहेंगी, ठीक। तो हमें पूछा कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, सो एक बार आप ये ही कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्या होनी चाहिए, a+3d, a+3d। तो हमारा जो आंसर है वो देखो क्या होगा, हमारा आंसर a है 12 प्लस 3d, 3 इंटू 5, तो आंसर होना चाहिए 27, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो सवाल बिल्कुल मॉडरेट है ना। आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस अपन ने देखे हुए हैं, थोड़ा बस ठीक है ध्यान से इक्वेशन को सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेक्टर का, और वेक्टर में आपको पहले ही एक इक्वेशन दे रखी है a क्रॉस सी और b क्रॉस सी। तो देखो यहाँ पर इसको देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए भाई क्रॉस सी, इधर भी क्रॉस सी राइट में, तो राइट में क्रॉस सी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2a और यहाँ पे क्या बचेगा 3b और इक्वल्स टू क्या है 0। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो है, दो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इसकी फॉर्म में या इसको इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। हमें ए और बी दे रखा है, तो हम सी को लिख सकते हैं क्या, लैम्डा टाइम्स 2a प्लस 3b, ऐसा लिख सकते हैं, ये काम की बात है। इसके बाद में देखो हमें बोला गया कि a माइनस बी डॉट सी है वो -97 है, तो देखो यहाँ पे a माइनस बी और डॉट सी यानी डॉट लैम्डा टाइम्स 2a प्लस 3b, ये कितना है -97। तो देखो यहाँ से क्या होता है लैम्डा टाइम्स ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस 3a डॉट बी, तो ये बनेगा प्लस a डॉट बी और लास्ट में -3b स्क्वायर इक्वल्स टू -97। तो यहाँ देखो कैलकुलेशन क्या बन रही है, 2 टाइम्स a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा 25 25 50 और 4 54, तो ये होगा 2 टाइम्स 54 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से a डॉट बी, इनका डॉट करते हैं, तो 2 इंटू 1 -5 इंटू -1 और 5 इंटू 3, ठीक है, तो 20 और 2 22, ये बन गया माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा 9 10 और 11, तो ये बनेगा 3 इंटू 11 और -97। तो देखो यहाँ पर ये बन क्या रहा है 22 -33 -11 और ये है 108, ठीक है, और लैम्डा इक्वल्स टू -97। तो ये जो मामला है वो 97 ही है, आप देख सकते हो 97 है, तो अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये बनेगा -1, यानी लैम्डा कितना है -1, यानी सी हमें पता है ना, सी हमें पता है। अब देखो आगे हमें पूछा है सी क्रॉस के का मॉड का स्क्वायर क्या होगा, तो सी हमें पता है ऑलरेडी ना, सी हमें पता है, तो देखिए सी है -1 टाइम 2 टाइम्स ए है ना, 2 टाइम्स ए, यानी ये बनेगा 4i - 5j प्लस, एक मिनट 2 टाइम्स क्या ना, तो 4 -10 और प्लस 10, इधर क्या करना 3 टाइम्स, तो प्लस 3i - 3j केप और 9k केप, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस ये 7 और -13 और ये 19, ठीक है। तो इस सी वेक्टर का हमें क्रॉस करना है के कैप के साथ, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस करता हूँ देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 7 टाइम्स आई क्रॉस के, तो ये होता है -j और -13 जे क्रॉस के, ये आई होगा बाकी ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 जे केप और प्लस 13 आई केप, ये बनेगा। तो हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो हमारा आंसर देखो क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बनेगा 7 स्क्वायर और 13 स्क्वायर यानी 49 एंड 169, तो ये होगा एक तरह से 218, इसका आंसर आना चाहिए 218। अच्छा ये सवाल कैसा है, अगेन आई विल से दिस इज मॉडरेट। अगर आप PYQs कर रहे हैं, ऑफ कोर्स PYQs करेंगे ही है ना, तो आप देखोगे यार ये क्वेश्चन कोई दम वाली बात नहीं थी है ना। एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है ना, क्योंकि आपका मेन एग्जाम है, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहती है, तो आपको कई बार मॉडरेट क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है, तो बिल्कुल काम रहना चाहिए। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल निपटाए जा सकते थे। आगे देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है इवेलुएट। यहाँ पर एक सीरीज बनाई गई है और सीरीज क्या है देखो 4/7 प्लस 1/3, ये 4/7 फिर अच्छा यहाँ पे दो डेटा ही बार बार यूज हो रहे हैं ना, और इस पैटर्न को समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूँ और इसको y। देखो ध्यान से ये सीरीज क्या बनेगी, लेट्स से इट्स सम इज s, तो ये सीरीज है x प्लस वाई और ये है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
प्लस ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और इस तरह चल रहा है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेन ने पहले भी पूछ रखा है ना। अब इसे कई तरीके हो सकते हैं ना, कई बार आप x माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी ये अच्छा बन जाएगा, या फिर एक काम और कर सकते हो कि आप ऐसा करो कि इसको x से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिख दो, बिल्कुल एजीबी की तरह, उससे भी काम हो जाएगा। तो देखो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिखते रहेंगे। ठीक है, और सेपरेट कर दो, आप देखोगे ये बन रहा है एस टाइम्स 1 माइनस एक्स, ये एक्स प्लस वाई यहाँ देखोगे ये गया काम से, ये भी गया काम से, ये वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये वाई क्यूब, और इस तरह से चलेगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, एक तरह से जीपी मिल जाएगी, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, तो ये आएगा एस टाइम्स 1 माइनस एक्स। तो हमें पूछा है यहाँ पे एस की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स। और देखो मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ 4/7, एक्स की वैल्यू 4/7, तो ये बनेगा 3/7, तो रेसिप्रोकल 7/3, ये था 4/7। वाई की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये 1/3 और ये बनेगा 2/3, तो ये बनेगा 1/2, ऐसा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा 7/3, एलसीएम यहाँ पे 7 × 2, ऊपर बनेगा 8 और 7 15। ठीक है, ये गया काम से, 3 × 5 हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 5/2। अगेन ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन, ये सीरीज जो है जेईई मेन ने पहले भी पूछ रखी है, बस यहाँ पे इस बार एक्स और वाई की जो है वो वैल्यूज यूज करके सीरीज बनाती, तो ये क्वेश्चन करने लायक था। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है, लेट एस हैज 5 एलिमेंट्स। एक सेट है एस और उसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, और पी ऑफ एस जो है वो है पावर सेट ऑफ एस। अच्छा, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, एक तरह से ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे, क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। अरे एस के एलिमेंट है 5 एलिमेंट, जैसे आप मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो, तो इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, कितने बनेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 5 बनेंगे। ठीक है, तो उनका कलेक्शन क्या होता है, एक तरह से पावर सेट होता है। जैसे मैं बात करूं, आप एक सेट तो 5 हो गया, दूसरा हो गया 1, फिर 2 का सेट 3 4 ऐसे हो गया, फिर 2 एलिमेंट ले लो आप 1,2 1,3, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पावर सेट है। अब इसने क्या बोला है कि लेट एन ऑर्डर्ड पेयर A, B इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम PS क्रॉस PS। अब देखो यहाँ पे P ऑफ S क्रॉस PS का मतलब ये है कि एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, मतलब एक तरह से ये जो सेट दिख रहे हैं इनमें से एक सेट उठाना है ना, एक सेट यहाँ से उठाना है, और दूसरा जो है ना, दूसरा यहाँ से भी एक सेट उठाना है ना, तो A सेट जो है वो यहाँ से लेना है, B यहाँ से लेना है। ठीक है, मतलब यहीं से आपको 2 एलिमेंट उठाने का मतलब है कि इस तरह से ये 2 सेट हो गए किसके, S के। देखो यहाँ पे बोलने को ऐसा भी बोल सकता था कि आपको एक तरह से इस सेट S के 2 सबसेट चूज करने हैं। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, मतलब A, B एंड B, A एक तरह से अलग अलग माने जाएंगे। तो हमें यहाँ से एक तरह से इसके 2 सबसेट उठाने, और बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट A इंटरसेक्शन B इज 5 इज 3 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, देन m प्लस n क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अगेन आपने पीएनसी में कहीं देखा होगा कि 2 सबसेट इस तरह से उठाने हैं कि इंटरसेक्शन 5 हो। तो देखो यहाँ पर किस तरह से 2 आप सबसेट उठा रहे हो, एक A है एक B है, और आपका जो सेट दे रखा है S उसके एलिमेंट है टोटल ये। ठीक है, अगर सोचो अगर आप टोटल सबसेट रैंडमली अगर आप बनाओ आप, है ना, A एंड B, तो कितने तरीके होंगे। आप बोलोगे A एंड B सबसेट बनाने का मतलब है एक तरह से 1 2 3 4 5 को यहाँ पे यूज करना। तो कैसे कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैं 1 की बात करूँ तो केवल A में यूज कर सकता हूँ, केवल B में, या दोनों में ही नहीं।
अरे मैं ये बोल रहा हूँ ए और बी चूज करने का मतलब है कि सेट ए और बी बनाने के कितने तरीके होंगे, पर ध्यान रखना कि ये सब सेट होने चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स वही यूज करूंगा जो यहाँ पे इसमें गिवन है। तो देखो मैं वन को अगर यूज करूंगा तो मेरे पास चार ऑप्शन है, या तो मैं केवल ए में, या केवल बी में, या फिर दोनों में, या फिर दोनों में ही नहीं। तो हमारे पास हर किसी एलिमेंट के लिए चार ऑप्शन है। तो अगर टोटल केसेस की बात करें विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, आप बोलोगे यहाँ 4⁵ लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए। मतलब इस एरिया में, इस रीजन में कोई भी एलिमेंट आप यूज नहीं करेंगे, है ना, ये खाली रहना चाहिए। तो अब क्या होंगे, आपके पास हर बार 3 ऑप्शन ही रहेंगे। तो ये बनेगा 3⁵ तो आपका आंसर होना चाहिए ये। अब देखो इसको कंपेयर करना 3⁵m से और 2⁵n से। तो देखो 3 है ना m, 3m है ना, तो ये तो हो गया 5, है ना, m तो हो गया 5, और 2n, इधर 2 की पावर कितना बनेगा 10 बनेगा। तो n की वैल्यू होगी 10 और m की वैल्यू कितनी होगी 5। तो हमें पूछा क्या है m+n, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए 15 के बराबर ही आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस गलत है ना। तो देखो यहाँ पे इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा 15 के बराबर ही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। ये वाला जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सबसेट्स से एक तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। अगेन आई विल से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पीएनसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी सवाल को थोड़ा लैंग्वेज को घुमा के, है ना, और पीएनसी का सवाल बना दिया गया। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और फंक्शन दे रहा है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे डोमेन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन में देखो कुछ खतरनाक नहीं बल्कि एक ही फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, और हमें इसका डोमेन चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन की बात करें तो इसके लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और डेफिनेशन क्या होगी कि 1/x² -2x -2 -1 या उससे ज़्यादा, परंतु 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 3 साइडेड इनइक्वालिटी है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लो। तो देखो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे, -1 को राइट में लाएं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी देखो यहाँ पे ऊपर बनेगा ये x² -2x -2 + 1, और अपॉन में है x² -2x -2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकेंड की बात करें, अगर मैं 1 को इधर लेता हूँ तो -1 और ऊपर जाएगा -1 टाइम्स दिस, यानी ये ऊपर जाके घटेगा, तो ऊपर बनेगा -x² + 2x + 3 अपॉन में x² -2x -2 और लेस देन और इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसको सही मतलब एक तरह से पॉजिटिव बनाना है तो साइन चेंज कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -2x और ये -3x और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये सेकंड इनइक्वालिटी, दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखना। तो इसके जो रूट्स हैं और इसके जो रूट्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इसके रूट्स क्या आएंगे, देखो -b + -b² -4ac/2a, तो ये आएगा 1 ± √2। तो एक रूट है 1 + √2 और दूसरा है 1 - √2। इसके रूट्स की बात करें अपन, इस वाले के रूट्स की बात करें, ये होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + -b² -4ac, है ना, तो b² -4ac/2a, तो ये होंगे 1 ± √3, तो 1 + √3 राइट में और 1 - √3 इसके भी लेफ्ट में। अब देखो सारे जो फैक्टर्स कैसे होंगे, लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे साइन हर जगह ऑल्टरनेट बदलेगा, सब जगह बदलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें चाहिए पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव सॉल्यूशन, इक्वल्स टू 0 भी चाहिए। इक्वल्स टू 0 मतलब ऊपर वाले के रूट यानी 1 ± √2 को हम कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं इसके रूट्स की। तो देखो यहाँ पे इसके रूट्स तो हमें पता ही थे, इसके रूट्स क्या थे 1 + √3 और 1 - √3। इसके रूट्स देखो x² -2x -3, और इसके तो डायरेक्ट फैक्टर भी दिख रहे होंगे -3 और +1, तो रूट्स होंगे +3 और -1, +3 +3 और -1 यानी इससे भी पीछे। तो देखो यहाँ पे अगेन सारे लीनियर फैक्टर होंगे, तो साइन नोटेशन हर बार बदलेगा।
हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी ये रीजन या फिर ये रीजन। साथ में बराबर जीरो मतलब ऊपर वाले की रूट ले सकते हैं, यानी -1 और +3 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तो देखो यहाँ पे क्या हमारा सॉल्यूशन आने वाला है वो देखो आप। तो ध्यान से देखो, हम एक साथ प्लॉट करते हैं। तो -1 1 -√3 1 -√2 और 1 +√2 1 +√3 और 3। एक तो बोल रहा है कि भाई इससे पीछे और इन दोनों के बीच में और इसके आगे। ये क्या बोल रहा है कि -1 से पीछे, एक मिनट यहाँ पे क्लॉज है, क्लोज्ड इंटरवल है। और ये हो गया 1 -√3 से 1 +√3 मतलब यहाँ तक। ठीक है, और साथ में 3 या 3 से ज़्यादा। तो हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा ये रीजन हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तीन इंटरवल का यूनियन होगा। तो एक आएगा -20 से -1, तो ये तो हो गया -1। ठीक है, इसके अलावा बीटा से गामा, यानी 1 -√2 से 1 +√2, तो ये 1 -√2 और ये आएगा 1 +√2 और लास्ट में 3 से इन्फिनिटी, तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो हमें चाहिए इन सब का एडिशन। तो अगर इन सब का एडिशन करेंगे तो -√2 +√2 गया काम से, हमारे पास 3 4 5 और -1 यानी 4। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 के बराबर आना चाहिए। डोमेन का सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि यहाँ पे इरेशनल क्वांटिटीज़ काफ़ी आ रही है, तो कंपैरिजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बाकी क्वेश्चन कैसा है? बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। सवाल में क्या बोला, एक फंक्शन दे रखा है b² टाइम्स, डिफाइन कर रखा है, एक्स पॉजिटिव हो तो ऐसा होगा, नेगेटिव हो तो ऐसा होगा, और 0 है तो ए होगा, और बोला कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x बराबर 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b²। तो हमें इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर तो f(0) प्लस और f(0) माइनस, मतलब एक तरह से RHL LHL और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर f(0) तो एक तरह से क्या है, यही है। RHL की बात करें तो RHL मतलब 0 + h रखूँ तो ये किसको टेंड करेगा, तो 0 + h पे ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 1 को, तो ये 1 और ये 1, एक तरह से ये तो 1 को टेंड कर रहा है इनटू π/2, ये π/2 टेंड करेगा। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। ये तो 1 ही बन गया एग्जैक्ट, इनटू π/2, sin π/2 1 हो गया, तो ये बनेगा b²। तो ये बनेगा b² इक्वल्स टू f(0) माइनस, देखते हैं f(0) माइनस मतलब ये लिमिट अपन निकाल लेते हैं। तो 0 - h पे ये बन रहा है 0/0 ना, 0/0 फॉर्मेट। आप लॉबिटल भी लगा सकते हो या फिर स्टैंडर्ड लिमिट है वो भी यूज कर सकते हैं। देखो किस तरह से, ये sin x है और ये है sin 2x/2, ये होगा sin x × cos x। ठीक है, और अपॉन x³। जैसे ही आप sin x कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 - cos x और अपॉन x³, ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट आप बना सकते हो, देखो sin x/x और साथ में 1 - cos x अपॉन x²। तो sin x/x ये वैल्यू बन जाती है यहाँ पर, x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये 1 बनेगा और ये क्या होता है? हाफ बनेगा। तो एक तरह से जो लिमिट है वो क्या होगी? 1/2 के बराबर होगी, है ना। तो ये 1/2 बनेगा। तो हमें एक तरह से यहाँ पे a और b² दोनों मालूम है, तो हमें पूछा था a² + b²। देखो a² की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 और b² कितना? 1/2। तो 1/4 + 1/2 कितना होगा? 3/4, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये जो सवाल है बिल्कुल मॉडरेट सवाल है ना, बस आपको क्या करना है, एक तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि भाई किसी भी पॉइंट पे क्वांटिटी किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब देखो
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इस सवाल में बोला गया कि इक्वेशन जो है इसके 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक है और इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सॉल्व करना हो तो आप इसको क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए आप टी मान लोगे, तो ये बनेगी टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके दो रूट आएंगे, मान लो T1 और T2, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हो आप ये बोलते हो कि भाई टी क्या, मतलब एक तरह से एक्स स्क्वायर, तो वो T1 और T2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस रूट T1 और माइनस रूट T1 और रूट T2 और माइनस रूट T2। आप चाहते हो ये चारों कैसे हो, डिफरेंट हो। उसके लिए पहली कंडीशन तो ये कि T1 T2 दोनों डिफरेंट होने चाहिए, है ना, और साथ में जीरो नहीं चलेगा, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, है ना, रियल भी तो है ना। तो एक तरह से T1 T2 दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, ये होने चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे इसके जो दो रूट हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं और डिफरेंट हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों डिफरेंट हैं, मतलब एक तरह से लोकेशन ऑफ रूट का सवाल बन गया कि दोनों रूट्स क्या हैं, जीरो से ज़्यादा और डिफरेंट है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या लगाओगे, पहली कंडीशन तो ये लगाओगे डी पॉजिटिव, है ना, डिफरेंट है। दूसरा माइनस बी बाई टू ए, है ना, माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, जीरो से ज़्यादा, और साथ में जीरो की जो वैल्यू है वो होगी पॉजिटिव, एफ ऑफ जीरो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो एक को सॉल्व करते अपन, डी पॉजिटिव यानी ए स्क्वायर माइनस 36 पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा मॉड ए की वैल्यू 6 से ज़्यादा, यानी ए की वैल्यू 6 से ज़्यादा या फिर माइनस 6 से कम। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड रिलेशन माइनस बी बाई टू ए, यानी एक तरह से ए बाई टू, ये होना चाहिए पॉजिटिव, यानी ए आपको कैसे लेना, पॉजिटिव ही लेना है। एंड लास्ट एफ ऑफ जीरो यानी 9 शुड बी पॉजिटिव, होता है वो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से इन तीनों कंडीशन को कंसिडर करें तो जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 6 से ज़्यादा ही होगी। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसने बोला कि लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, तो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू अपन क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, 7 होगा। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में 6 आंसर करके आ जाते हैं, लेकिन बता दूं यहाँ पे आंसर आया था 6 से ज़्यादा, तो 6 से ज़्यादा सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 7 ही होगी, तो 7 इसका सही आंसर है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इफ डेटा सेट ए जिसमें हमारे पास 1 से 19 तक एलिमेंट है और दूसरा है बी, है ना, ए एक्स आई प्लस बी और एक्स आई है ए का एलिमेंट, मतलब ये जो सेट बी है वो एक तरह से इन्हीं से बनाया गया है, कैसे, ए से मल्टीप्लाई करके और बी जोड़ के, यानी सब में क्या किया, एक तरह से सबको ए से मल्टीप्लाई किया और बी जोड़ दिया। अब बोला है कि अगर मीन ऑफ बी 30 है और वेरिएंस 750 है, तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनकी मीन की बात करूँ तो ये क्या होगा, ए टाइम्स मीन ऑफ एक्स आई प्लस बी। आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दे रखा है आपको, अगर आपने ए से मल्टीप्लाई किया ऑब्जर्वेशंस को तो मीन भी क्या होगा, ए टाइम्स होगा, अगर आपने बी जोड़ा तो मीन भी क्या होगा, बी जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका मीन बनेगा और ये है यहाँ पर 30 के बराबर। बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस में मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ एक्स आई है वो ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा और एडिशन का फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये मामला दे रखा है 750 और हमें यहाँ पे पूछा है कि बी की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है वो यहाँ पर क्या होंगी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मीन ऑफ एक्स आई, इनका मीन तो अपन निकाल सकते हैं ना, क्या होता है भाई, सबका समेशन 19/20/2 और अपॉन में n, तो ये आएगा 10 आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी 10a प्लस बी इक्वल्स टू 30। अब बात आती है वेरिएंस की, तो 1 से लेकर n तक का वेरिएंस होता है n स्क्वायर माइनस 1/12, ये रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 19 तक क्या होगा, 19 स्क्वायर माइनस 1 यानी 360/12 यानी 30, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर 30 रखता हूँ तो 30 ए स्क्वायर जो है वो होगा 750, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर 25 यानी ए की वैल्यू क्या आएगी 5 या फिर -5। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 50 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो बी की वैल्यू आएगी -20, और अगर मैं -5 रखता हूँ तो -50
इधर आएगा +50, तो b की वैल्यू बनेगी 80। तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो 80 और साथ में -20, तो क्या होगा, एक तरह से 60 के बराबर बनेगा। तो अगेन फैमिलियर क्वेश्चन, फटाफट आप कैलकुलेशन में ध्यान दें, काम हो जाएगा। इसके बाद में देखो आप, अगला क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ अल्फा इज द एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 यानी y एक्सिस, x इक्वल्स टू 1, और ये मान लो अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस है ना। अच्छा y ये है x बराबर 0 और साथ में x बराबर 1, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे, ठीक है। और साथ में एक कर्व और है, और ये तो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा हमें पूछा क्या, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 का एडिशन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 0 यानी अल्फा बराबर 0 पे अगर बाउंडेड एरिया निकालूं, देखो अल्फा बराबर 0 अगर रखेंगे, अल्फा बराबर 0 पे खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, तो -5 का मोड, तो y बराबर 5 और -1 यानी 4। तो y बराबर 4 की लाइन लेनी है आपको, एक मिनट, y बराबर 4 की लाइन कहाँ से गुजरेगी वो भी अपन को देखनी है। तो देखो x बराबर 1 पे ये वैल्यू आएगी 1 आएगी ना, तो y बराबर 4 की जो लाइन है वो ऊपर बनेगी इससे ना, थोड़ा इसको और सही बना सकते अपन। देखो दोबारा बना लेते हैं डायग्राम को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर, ये x बराबर 1 यानी y बराबर 1 होगा यहाँ पे, और ये y बराबर 4। तो हमें एक तरह से x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 4 और ये पैराबोला, ये बाउंडेड रीजन अपन को चाहिए। तो ये है f ऑफ 0। तो देखो यहाँ पे f ऑफ 0 कितना आएगा, एरिया देखो क्या होगा। तो हमें ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व, तो अपर कर्व में y की वैल्यू है 4 माइनस लोअर कर्व में y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 1। तो देखो ये कितना बनेगा, इंटीग्रेशन होगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये है 0 से 1, तो 1 पे आएगा 4 माइनस 1/3 यानी 11/3, 11/3, ठीक है। तो f ऑफ 0 है 11/3। अब बात करते हैं यहाँ पे f ऑफ 1 की। तो f ऑफ 1 क्या होगा, है ना, एरिया बाउंडेड बाई वही चीज़ है ना, बस ये कर्व बदल जाएगा। तो x बराबर सॉरी अल्फा बराबर 1 पे क्या होगा, ये बनेगा y बराबर एक तरह से x माइनस 5 का मोड और माइनस 1 माइनस एक्स का मोड और प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम किस तरह से बनेगा। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस यानी x बराबर 0 और y बराबर एक्स स्क्वायर तो अभी भी रहेगा, ठीक है। अच्छा इस कर्व की बात करें अपन, अच्छा x बराबर 1 भी है, x बराबर 1 भी है, इससे बाउंडेड मतलब इनके बीच की बात हो रही है, और साथ में ये कर्व भी है। तो ये कर्व मोड में है, लेकिन एक चीज कि यहाँ पर जो रीजन है वो बाउंडेड है x बराबर 0 से और x बराबर 1 से, यानी जो रीजन आएगा वो बीच में आएगा। और 0 से 1 के बीच में इसकी हालत क्या होगी, इसकी हालत आप देखो, 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है और 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है। तो ये ओपन कैसे होगा, देखो ध्यान से, और 0 से 1 में ये नेगेटिव है तो इसको मैं माइनस ऑफ x माइनस 5, और 0 से 1 में ये पॉजिटिव है तो इसको लिखता हूँ मैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स गया काम से, तो 5 माइनस 1 4, तो ये बनेगा y बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक दूसरा पैराबोला बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर से 4 कदम ऊपर, है ना, शिफ्ट कर दो आप इसको, तो कुछ ऐसे, ठीक है। तो एक तरह से ये बाउंडेड रीजन बनेगा, है ना, ये रीजन बनेगा, और इसका एरिया यानी f(1) हम लिख सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का इंटीग्रेशन फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 1। तो 0 से 1 तक अपर कर्व ये है और लोअर कर्व यही है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अपर माइनस लोअर करोगे तो ये आएगा 4, 4 का इंटीग्रेशन, है ना।
तो ये बनेगा एक तरह से 4 ही बनना है ना। तो FO1 की जो वैल्यू है वो आएगी 4 के बराबर, और FO0 कितना था 11/3। तो हमें चाहिए इनका एडिशन, यानी 11/3 प्लस 4, तो ये बनेगा 12 + 11 यानी 33/3, यानी 1 मिनट 23 बनेगा बटे 3, 23/3। तो इसका ऑप्शन हो गया यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस सवाल में अगर देखें हमारे पास देखने पर थोड़ा डर लगेगा, मानता हूँ मैं, लेकिन अगर थोड़ा आप इसको समझोगे, आपको पूछा क्या FO0 + FO1, तो एक बार FO0 निकाल लो आप, तो उसके लिए एक अलग प्रॉब्लम है और FO1 के लिए एक अलग प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक तरह से दो सवाल का एडिशन यहाँ पर बना रखा है और कुछ भी नहीं। ठीक, तो ये सवाल ठीक था, थोड़ा उलझाने वाला। इसके बाद में देखो यहाँ पर लेट fx बराबर, यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन fx बना रखा है। बोला कि FO1 क्या होगा 1/4, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन दे रखी है। आगे बोला गिवन दैट एक मैट्रिक्स है और B है एडजॉइंट ऑफ A, और डिटरमिनेंट ऑफ B दे रखा है, और हमें पूछा है अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर तो कहाँ है, यहाँ पे है, यानी मैट्रिक्स A पता होना चाहिए। ठीक है, और ये B से कनेक्टेड है और B का डिटरमिनेंट अपन को दे रखा है। वैसे B का डिटरमिनेंट 81 है, यानी इसका डिटरमिनेंट ये क्या होता है भाई, A का डिटरमिनेंट और पावर n-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81। n मतलब ऑर्डर 3 है जो इसका, 3 - 1 का स्क्वायर यानी 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 4, यानी एक तरह से A का जो डिटरमिनेंट है वो कितना बनेगा, वो बनेगा भाई +3 या फिर -3, ऐसा बनेगा, +3 या फिर -3। A का डिटरमिनेंट 3 या -3 करना है। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट हमें अल्फा चाहिए। अच्छा, इसमें f-1, वैसे fx क्या है, एक तरह से इसका इंटीग्रेशन, तो f' करेंगे तो वापस यही फंक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसी में आप 1 पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे f'1 कितना आएगा 7 + 9 और 112 यानी 4 का स्क्वायर, तो 16/16 यानी 1 आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 है भाई, है ना। तो देखो ध्यान से इसको यूज कर लेते हैं अपन। तो एक का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करोगे तो 0 के रेस्पेक्ट में कोई मतलब नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में भी, तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी मिलेगी 4 × 1/4 यानी 1, 1, और ये कितना आया था 1 आया था ना, तो 1 - अल्फा स्क्वायर, तो 1 - अल्फा स्क्वायर ना, तो 1 - अल्फा स्क्वायर आएगा डिटरमिनेंट। तो ये वैल्यू या तो 3 है या फिर -3 है। तो देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आएगा 1 - 3 यानी -2, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, कितनी आएगी 4। अच्छा, ये हो नहीं सकती ना, क्योंकि अल्फा कैसा है यहाँ पे रियल है, तो हमें अल्फा स्क्वायर ही पूछा था, तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई। अगेन आई विल से दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन, कोई दम वाली बात नहीं थी ये, यहाँ पे इसको देखकर बस फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसका मतलब निकलता नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ तो f' पूछा है ना, f' तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आप देख सकते हो, और इक्वेशन क्या है वो देखो ध्यान से, tan of x + 100 इक्वल्स टू tan of x + 50, tan of x और tan of x - 50, और x बोला है 0 से पाई है। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर इनका कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पर एक बार इनको इकट्ठे करते हैं तो tan x + 50 और tan x - 50, लेकिन अगर साइन कॉस में बदले तो तब कुछ अच्छा हो सकता है ना, क्योंकि a + b a - b दे रखा है, तो ये है साइन अपॉन कॉस, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, इनको दोनों को इधर भेज दो ना, इनको भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अपॉन कॉस ऑफ x + 100,
और tan नीचे जाएगा तो नीचे साइन बाई कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इनका क्या किया जा सकता है, x प्लस 50 और x प्लस 100 और यहाँ पे x, तीन डिफरेंट डिफरेंट एंगल। अच्छा एक काम करो आप, यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो, या तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वो यूज में ले सकते हो आप, या फिर एक काम और कर सकते हैं। देखो ये साइन ए साइन बी नीचे कॉस ए कॉस बी, तो अगर इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बन जाए, यानी मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर रहा हूँ, तो ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ इन दोनों, है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो अगर ऊपर ऐड करूँगा तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये बनेगा 100 डिग्री। नीचे कर देते हैं दिस माइनस दिस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये होगा इनका एडिशन, यानी 2x बन जाएगा। तो ऊपर मैंने क्या किया, एडिशन, और नीचे क्या किया, इनका सब्ट्रैक्शन। ध्यान देखो, ऊपर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, अगर ऐड करूंगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बनेगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, नीचे क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए माइनस बी, तो ये बनेगा -100, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर हैं, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये है साइन ऑफ 2x प्लस 100 कॉस ऑफ 2x, और बराबर में ये माइनस में साइन 100 और कॉस 100। तो एक काम करते हैं, दो से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन 100 और कॉस 100, तो ये बनेगा साइन 200, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी कितना होगा 4x प्लस 100, और डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये तो है साइन 4x प्लस 100, और राइट में इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ऑफ एक काम करते हैं, इसको मैं साइन 180 प्लस 20, तो ये बनेगा पूरा साइन 20 बन जाएगा, तो साइन 20 और माइनस साइन 100, है ना, तो साइन 20 माइनस साइन 100। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस एडिशन बाई 2 और साइन में एक तरह से डिफरेंस बाई 2, है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये बनेगा 2 कॉस एडिशन बाई 2, तो ये बनेगा 60, और सब्ट्रैक्शन बाई 2, तो 20 माइनस 100/2 यानी -40, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1। तो यहाँ पर अपने पास क्या बना भाई, साइन ऑफ दिस बराबर साइन ऑफ -40, साइन ऑफ दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ -40। तो यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, तो आप बोलोगे 4x प्लस 100 क्या होगा, एक तरह से n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ये डिग्री में है, x की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से पाई रेडियन में भी, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री अपन लिख देते हैं, तो 180 डिग्री इंटू n प्लस -1 की पावर n और -40 डिग्री, और इधर -100 डिग्री भी है, और अपॉन में 4, ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, जो 0 से पाई के बीच में है। तो उसके लिए अपन n की वैल्यूज है ना बार बार पुट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में आएंगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा तो देखो ये क्या बनेगा 0, और यहाँ पर ये -40 -100 ऐसा नेगेटिव बनेगा ये ना, कोई फ़ायदा नहीं है। n बराबर 1 पर देखो आप, तो ये बनेगा 180 और प्लस 40 -100/4, तो ये बनेगा हमारे पास एक तरह से 120/4 यानी 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री बिल्कुल है ना इंटरवल में आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं n बराबर 2 की बात करूं तो 2 पर क्या होगा, ये 360 और माइनस
ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो -40 और -100/4, तो ये बनेगा 320 और -100 यानी 220/4। अगेन ये भी इंटरवल में है। n बराबर 3 की बात करते हैं तो ये बनेगा 540 और नेगेटिव पॉजिटिव +40 -100/4, तो ये 580 -100 यानी 480/4 यानी 120। ये भी बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4 पे चेक करते हैं। अगर 4 पे चेक करें तो ये बनेगा 720 और -40 -100 और अपॉन में 4, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 680 -100 यानी 580/4, तो ये बन गया अपने पास 145, है ना, 145। n बराबर 5 पे चेक करते हैं। 5 पे चेक करेंगे तो यह है 900 और ये हमारे पास क्या बनेगा? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और -100/4, तो ये बनेगा 840/4, 840/4। ये 180 से ज़्यादा हो चुका है ना, 180 से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं 6 पे बात करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक तरह से ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। अगर मैं n माइनस रखूँ तो -1 -2 ऐसे, तो यहाँ पे ऑलरेडी -180 और ये कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये +40 हो सकता है या फिर -40 हो सकता है। तो n की नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू पे हमें इस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एक तरह से हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 2 3 4 सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? 4 सॉल्यूशन ही इसके होंगे। ठीक है, इसी तरह से अच्छा ये क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे को नया लगा, है ना, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इन दो टर्म्स को हमको कंबाइन करना चाहिए। ये यहाँ पर एक अच्छी और पॉजिटिव हिंट है। ठीक है, और साइन में फिर कन्वर्जन किया एंड देन काफ़ी टाइम्स हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज में लिए। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद में देखो आप, हमारे पास क्वेश्चन है लेट पी एंड क्यू बी एनी 2 3/3 मैट्रिसेस, पी आई जे एलिमेंट्स हैं, क्यू आई जे क्यू के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर इनमें रिलेशन दे रखा है, साथ में क्यू का डिटरमिनेंट दे रखा है और हमें इसका डिटरमिनेंट पूछ लिया। अब देखो एडजॉइंट ऑफ पी का डिटरमिनेंट क्या होता है? ये होता है पी का डिटरमिनेंट पावर n-1 का स्क्वायर। n यहाँ पे ऑर्डर है तो पी का ऑर्डर है 3, तो ये बनेगा 4, यानी हमें ये चाहिए, है ना। अब देखो पी का डिटरमिनेंट कहाँ से आएगा? एक तरह से इस रिलेशन से आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्यू मैट्रिक्स की अगर बात करूँ, है ना, तो एलिमेंट से कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है। देखो ये क्या बनेगी पी की टर्म्स में, आई मीन बी के एलिमेंट्स के टर्म में ये कैसे लिखी जाएगी? तो Q11 की अगर बात करें तो ये बनेगा 2P11। इसी तरह से आगे बन जाएगा, देखो जे यहाँ पे एक्स्ट्रा होता जाएगा तो 2 की पावर 2 बनेगा, इधर 2 की पावर 3, तो ये बनेगा P12 और ये P13। इधर 21 पे देखें तो 21 पे ये बनेगा 2² P21। आगे जे बढ़ेगा तो एक एक पावर एक्स्ट्रा कर दो आप, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यहाँ P22 आएगा और यहाँ पे P23। इसी तरह से अगर देखें तो यहाँ पर 31 पे 2 की पावर 3 P31, फिर 2 की पावर 4 P32 और 2 की पावर 5 P33, ऐसा बनेगा। तो हमें इसका डिटरमिनेंट दे रखा है ना, कितना रहेगा? 2 की पावर 10। अच्छा इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करें तो देखो कैसे, यहाँ पर अपन 2 यहाँ 2² और यहाँ पे 2³ कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर कॉमन लेंगे तो पावर 1 2 3 और 3 6 तो बाहर आएगी, तो अंदर क्या बनेगा? देखो P11 2 टाइम्स P12 2² टाइम्स P13। इस तरह से यहाँ भी ऐसा ही सीन होगा, P21 2 टाइम्स P22 एंड 2² टाइम्स P23, और नीचे होगा यहाँ पे P31 2 टाइम्स P32 एंड 2² P33, ऐसा बनेगा। अच्छा इसमें भी क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, थर्ड कॉलम में 2², तो पावर 3 और बाहर आएगी तो ये 2 की पावर 9, और जो भी मामला बचेगा वो एक तरह से आप देख सकते हो क्या बनेगा? पी का डिटरमिनेंट बनेगा। तो ये जो डिटरमिनेंट है यानी क्यू का डिटरमिनेंट दे रखा है 2 की पावर 10, यानी पी का जो डिटरमिनेंट है वो होगा 2, ऐसा बोल सकते हैं।
तो पी का डिटरमिनेंट 2 है तो 2 की पावर 4 यानी 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडरेट है। इसके अलावा आप देखें अगला क्वेश्चन, देखो आप इस क्वेश्चन में आपको एक एलिप्स दे रखा है और सेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, -3/4 माइनस कॉमन लोगे तो ये t² -2t बनेगा, और आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो अगर आप 1 जोड़े तो 1 जोड़ोगे, लेकिन बाहर से देखो आप -1 कर दिया आपने, तो इधर +1 करना पड़ेगा, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अपन को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसको मिनिमाइज करूंगा, और परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये आएगा 1 - 3/4 यानी 1/4, यानी इसेंट्रिसिटी हो चुकी है इसकी 1/4। आगे बोला गया कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है 2b²/a, और ये है 30, ये है 30, और हमें पूछा है a² + b², a² + b² पूछा है। तो देखो यहाँ पे b² को अपन क्या ले सकते हैं, a² टाइम्स 1 - e² / a, और ये है 30, तो ये 15, ये गया एक काम से, और e² है 1/4, तो 1 - 1/16 ये होगा 15/16 बराबर 15। a की वैल्यू आएगी एक तरह से 16, तो a की वैल्यू अगर 16 है तो ये 8 बचेगा, और यहाँ पे 240, तो b² की वैल्यू आएगी 240, और हमें पूछा है a² + b², तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, a² यानी 256 और b² रखा है 240, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक तरह से 496। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, एक तरह से क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू और एलिप्स की जनरल इंफॉर्मेशन। अगला सवाल देखिए, दो लाइंस ड्रॉ की गई है एक पॉइंट 2,3 से, और ये इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को एट डिस्टेंस ऑफ √2/3। दो लाइंस यहां से ड्रॉ की गई है और इसको कट कर रही है। एक मिनट अपन डायग्राम बनाकर समझते हैं। तो ये जो लाइन है x = 6 और यहाँ पे y = 6 है ना, तो कुछ इस तरह से लाइन होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में बोला गया कि 2,3, अच्छा 2,3 कहाँ होगा, 2,3, 2 + 3 है ना, तो इस लाइन से नीचे रहेगा, ये इस लाइन से नीचे रहेगा 2,3 है ना। तो देखो यहाँ पे x = 2 पे y की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन ये है y = 3, तो इससे नीचे रहेगा ऐसा कुछ। तो यहाँ से दो लाइन खींची और वो इस लाइन को इस लेंथ पे इंटरसेक्ट करिए √2/3 पे, √2/3 पे, मतलब ये भी √2/3 है और ये भी क्या है, √2/3 है। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। हमें पूछा है एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ, इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, और हमें ये बीच का एंगल चाहिए भाई। अच्छा, ये साइड भी दे रखी है और ये साइड भी दे रखी है। तो देखो यहाँ पर ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक काम देखो आप है ना, इस लाइन को यूज करना है ना अपन को। तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस तो मैं बता ही सकता हूँ, हाँ भाई, ये डिस्टेंस, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, तो ये हो जाएगा θ/2। ये डिस्टेंस अपन पता कर सकते हैं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2,3 की यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, 2 + 3 - 6 अपॉन √a² + b² का मोड, यानी 1/√2। तो ये है 1/√2, और ये वाली लेंथ है √2/3। तो देखो यहाँ पे θ/2 अपन फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। ध्यान से देखो भाई, दिस अपॉन दिस cos θ/2 होगा, cos θ/2 क्या होगा, 1/√2 अपॉन √2/3 है ना, तो ये बनेगा √3/2, और cos θ/2 √3/2 यानी θ/2 हो गया 30 डिग्री, θ/2 हो गया π/6, यानी थीटा की वैल्यू होगी π/3 है ना, तो बीच का एंगल हो गया π/3। तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल है, बट अगेन आई विल से लेवल कैसा है, मॉडरेट है। ओके, तो डायग्राम को अच्छे से विजुअलाइज करना था।
इसके आगे वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो एफ एक्स दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये है अपने पास log x बेस ई, ठीक है, इसका मोड है फंक्शन हमारा कुछ ऐसे, log x बेस ई का मोड माइनस एक्स माइनस वन का मोड और प्लस 5। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे और हमें इनके आधार पर ऑप्शन चेक करना है। पहला सवाल तो ये कि एफ एक्स है डिफरेंशिएबल है सबके लिए 0 से इन्फिनिटी, उसके बाद में 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, 0 से 1 में डिक्रीजिंग, है ना, ऐसा इसने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो सबसे पहले इस फंक्शन को अपन डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपरली ना, मोड को ओपन कर लेते हैं। तो देखो ये अपना फंक्शन है, तो देखो फंक्शन क्या बनेगा। अच्छा, ये 0 होगा 1 पे और ये 0 होगा अगेन 1 पे, तो 1 के अबाउट अपन को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 से ज़्यादा जाऊँगा तो फंक्शन अपना क्या बनेगा, अगर 1 से ज़्यादा जाऊँगा 1 भी ले लेते हैं तो ये बनेगा log x और ये माइनस एक्स और प्लस 1 और 5 यानी प्लस 6 ऐसा बनेगा। 1 से कम, 1 से कम में क्या बनेगा, 1 से कम में, अच्छा ये 0 या 0 से कम में डिफाइन नहीं होगा तो ओनली 0 से 1, ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होगा माइनस log x, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये प्लस होगा तो प्लस x और माइनस 1 एंड 5 प्लस 4 ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो हमें ये बताना है क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, इस फंक्शन की बात करूँ तो अपने आप में कैसा है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x डिफरेंशिएबल होता है, log x भी कैसा होता है, डिफरेंशिएबल। तो 0 से 1 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल होगा। तो पंगा आता है 1 पे, क्योंकि 1 पे इसकी डेफिनेशन बदल रही है, तो हम 1 पे चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1 पर RHD चेक करूँ तो ये होगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच और एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एच, अच्छा 1 पे वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है, 1 पे वैल्यू कितनी होगी 5। 1 प्लस एच पे देखें तो ये है log ऑफ 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच यहाँ पे अगर रखूँ तो ये बनेगा ओवरऑल 5 माइनस एच, 5 और माइनस एच, और नीचे क्या है h, ये गया काम से। log 1 प्लस एच अप्रॉक्स h ही होता है। थोड़ा और भी एक्सपेंड अपन कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉन में क्या दे रखा है h, है ना, तो इसको अपन h और ये माइनस h, तो ये होगा एक तरह से 0, ठीक है। LHD की बात करें तो LHD में क्या होगा, हम यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस एच, तो log 1 माइनस एच और 1 माइनस एच तो 5 माइनस एच, ये तो होगा एफ ओ 1 माइनस एच माइनस एफ ओ 1, ठीक है, अपॉन माइनस एच, और एच क्या होगा टेंडिंग टू 0, ये गया काम से। अब देखो log ऑफ 1 माइनस एच आप h की पावर 1 तक एक्सपेंड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में h की पावर 1 है, h स्क्वायर तक कोई जरूरत नहीं है। तो ये होगा माइनस एक तरह से h, और ये माइनस तो प्लस h और माइनस h 0, तो ये भी कहाँ जाएगा एक तरह से 0। तो LHD और RHD दोनों फाइनाइट एंड इक्वल है, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 पे भी ये डिफरेंशिएबल है, बाकी 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में ऑलरेडी था, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो हर जगह कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, तो एक तरह से हम यहाँ और यहाँ डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं एफ डैश की बात करूँ, एफ डैश यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और ये वाला मामला क्या बनेगा 1 बाई एक्स और माइनस 1, ये x है 0 से 1 और ये है 1 या 1 से ज़्यादा। हालांकि एफ डैश 1 भी डिफाइन होगा, क्योंकि हमने देखा फंक्शन जो है 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 पे भी होगा, और वैल्यू कितनी आ रही थी 0 आ रही थी ना, तो यहीं पे मैं इक्वलिटी का साइन लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, 1 से इन्फिनिटी में क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर मैं 1 से ज़्यादा रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 1 से ज़्यादा रखता हूँ तो ये होगी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखोगे तो 1 बाई एक्स क्या होगा 1 से कम, तो ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी, ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। और ये वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो एक तरह से ये वैल्यू -1 से भी कम बनेगी, -2 बन सकती है,
है ना, -2 -3 -4 है ना, ऐसे बन सकती है। तो ये कैसे बनेगी, ये भी कैसी होगी, नेगेटिव बन रही है। जैसे मान लो आपने हाफ रखी तो ये नेगेटिव बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे 2 रखोगे तो नेगेटिव। तो ये तो हर जगह कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो एक तरह से स्टेटमेंट 2 क्या होगा, गलत हो गया, और ये वाला सही हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत है और स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, ये बात सही है ना, ये बात सही है। 2 यहाँ पे कैसा होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगेन आई विल से मॉडरेट क्वेश्चन है। इसके बाद में आप देखिएगा, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो 3D लाइंस आपको दे रखी हैं और हमें पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, रूट टू डिस्टेंस करनी है। अब देखो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस है ना, ऑफ कोर्स ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है, तभी तो बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ दे रखी है, इंटरसेक्टिंग होती तो 0 होता। तो देखो यहाँ पर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखो पहली जो लाइन है वो पास करिए -1 2 4 से, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो है अल्फा -2 और -2 अल्फा। सेकेंड लाइन किससे गुजर रही है, 0,1,1 से, और इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो है अल्फा 1, अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है तो आप बोलते हो कि ये जो वेक्टर है, ये जो दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो इस वेक्टर का आप कंपोनेंट ले लो, किसके अलोंग, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा उसके अलोंग। मतलब अगर मान लो बोल दूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये क्या है भाई, ए वेक्टर और ये बी, और ये मान लो यहाँ पे क्या है, एक तरह से पी वेक्टर। तो आप पी वेक्टर का इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा उसके अलोंग कंपोनेंट लेंगे, यानी ए क्रॉस बी के अलोंग। तो ए क्रॉस बी है ना के अलोंग अगर आप कंपोनेंट लोगे तो एक तरह से ये इसकी डिस्टेंस आएगी, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ए का अगर बी के अलोंग आप कंपोनेंट लेते हो तो ये जो लेंथ आती है वो आती है ए डॉट बी कैप। तो पी का अगर ए क्रॉस बी के अलोंग अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा पी डॉट ए क्रॉस बी का कैप, आई मीन यूनिट वेक्टर। तो अपन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को इवेलुएट करनी है। तो देखो यहाँ पर हमें पी वेक्टर पता है ना, पी वेक्टर इसको मान लो या ठीक किधर भी डायरेक्शन रख सकते हो, तो ये बनेगा -1 है ना, यानी एक तरह से -i केप 2 -1 1 j केप और 4 -1 3 k केप, ठीक है। डॉट ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है पूरा, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी अपन को अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आई केप जे केप और के केप। बाकी सेकंड रो में क्या आएंगे कंपोनेंट, अल्फा -2 अल्फा, अल्फा 1 और अल्फा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आई केप के अलोंग क्या कंपोनेंट आने वाला है, -2 अल्फा और +2 अल्फा, ये तो खत्म है, यहाँ पे साइन बदलता है। तो इसके अलोंग क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और +2 अल्फा स्क्वायर यानी 3 अल्फा स्क्वायर। और के केप के अलोंग अगर आप देखो ये गया काम से ये गया काम से, तो अल्फा +2 अल्फा यानी 3 अल्फा। तो एक तरह से ये बन रहा है हमारे पास एक तरह से -3 अल्फा स्क्वायर जे केप और +3 के केप, ठीक है। तो -3 अल्फा स्क्वायर जे केप और +3 अल्फा के केप। अच्छा इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो 9 अल्फा की पावर 4 और 9 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड जो है ये आपको दे रखा है √2 के बराबर, ये अपन को दे रखा है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस देखना, अगर हम इनका डॉट करें तो जे और जे का तो ये बनेगा -3 अल्फा स्क्वायर। अगर के वाले कंपोनेंट्स की बात करें तो ये बनेगा 9 अल्फा, और नीचे अगर देखें तो अल्फा स्क्वायर अगर कॉमन लें है ना, तो ये आ रहा है 9 अल्फा स्क्वायर। अच्छा 9 भी कॉमन ले लो आप, है ना, तो ये आएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर और +1 इसका रूट, ये जो मोड है वो है √2 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
अपन कह सकते हैं कि माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी √2। अच्छा ये कितना आएगा, अच्छा प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी ले लो यहाँ पे मोड घटाने पर, तो ये आएगा 3 अल्फा और √अल्फा² +1, ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पे अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0 भी एक संभावना है, लेकिन इसने पूछा क्या, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है ना, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। लेकिन अगर अल्फा अगर 0 ले लेंगे तो इन सब का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। मतलब ये जो वेक्टर है वो क्या बनेगा, अल्फा 0 है तो मैग्नीट्यूड 0, आई मीन ये तो नल वेक्टर होगा, और नल वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, ये मीनिंगफुल बात नहीं है ये, है ना। तो अल्फा इज नॉन जीरो ना, तो अल्फा इज नॉन जीरो। तो देखो यहाँ पर मैं 3 अल्फा से उड़ा देता हूँ, ये 3 और यहाँ पे सिर्फ माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा प्लस 3 और प्लस माइनस √2 और √अल्फा² +1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर ही दो ना, तो ये बनेगा अल्फा² प्लस 9 माइनस 6 अल्फा, है ना। और साथ में यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा² + 2, तो देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, अल्फा² प्लस 6 अल्फा और साथ में -7 = 0। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज मिलेंगे ना, दो वैल्यूज मिलेंगी। फैक्टर आप देखें तो 7 - 1, तो वैल्यूज आएंगे -7 और +1, है ना, ये आएंगे ना, -7 और +1। तो ये दो यहाँ पे वैल्यूज है। हालांकि हमें क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना, तो सीधा ही अपन यहाँ पे सम ऑफ रूट्स बोल सकते थे, -6, है ना। तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन किसका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार, है ना, PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लेट ए फंक्शन f(x) सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और यहाँ पे m क्या बोला है, समेशन ऑफ i² फ्रॉम 1 to 9, वो m यहाँ पे यूज करेंगे तो एक फंक्शनल इक्वेशन आएगी, और उसके बाद में अपन को f(5) एंड f(2) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं m की बात करूँ तो समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स लाइक 1², 2² अप टू 9², ये होगा, फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, तो ये होगा 9 10 19/6। तो ये मामला कितना बनेगा, 15 × 19, है ना, 15 × 19। तो मैं यहाँ पे 15 × 19 रखूँगा, अगर 19 तो कट जाएगा ना, तो ये बनेगा 3 ऑफ f(x) + 2 टाइम्स f ऑफ एक तरह से 19 कट गया, तो ये बनेगा 15/x और बराबर 5x, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए f(5), तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, यहाँ पे 5 रखता हूँ, एक काम करते हैं पहले फंक्शन निकाल लेते हैं ना, तो ये 5 रखोगे आप तो यहाँ पे f(3) की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फंक्शन निकाल लेता हूँ, कैसे, एक इक्वेशन तो अपन को दे रखी है f(x) में, इसको हटाना अपन को ना, तो मैं फिर से 15/x बना रहा हूँ, कैसे, x को 15/x रख देता हूँ, तो ये x बन जाएगा 15/x, है ना, तो 75/x, ये सेकेंड इक्वेशन। हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, और आप घटा दो, तो ये हो जाएंगे एलिमिनेट, और ये आएगा 9 और -4 5 गुना ऑफ f(x), यहाँ पे 15x और माइनस ये 150/x, तो 5 से अगर उड़ाओगे तो ये बनेगा 3x माइनस और 30/x, ऐसा बनेगा। तो ये आएगा फंक्शन f(x). अब हमें पूछा है f(5) और f(2) का एडिशन, तो f(5) और f(2) का एडिशन देखो कितना बनेगा, f(5) आएगा 15 - 6 और साथ में f(2) 6 - 15, ये गया काम से और ये भी गया काम से, तो आपका आंसर तो सीधा क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो अगर पूरे अपन पेपर की बात करें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो टफ क्वेश्चन था या चैलेंजिंग था, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ा। ज़्यादातर क्वेश्चन इजी थे या फिर मॉडरेट थे।